हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अफजल हुसैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी लर्निंग में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने यूट्यूब पर सर्च किया था टैली ERP9 फुल फ्री कोर्स और आपको मेरा ये वाला वीडियो मिला है, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप सभी को मैं बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है मेरा टैली ERP9 कोर्स का पार्ट 2 वीडियो है। और पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें टैली ERP9 का बेसिक से लेकर के एडवांस तक का कंप्लीट कोर्स है। अब अगर आपके दिमाग में एक सवाल ये आ रहा है कि जो मैंने कोर्स अपलोड किया है पार्ट 1 जो हमारा टैली का कोर्स है वो आपके काम का है या नहीं है, वो आपको टैली ERP9 सिखा सकता है या नहीं सिखा सकता है, तो उसका जवाब मैं खुद नहीं दूंगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा पार्ट 1 है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको सबसे पहले उसको ओपन करना है और आप देखेंगे कि उस वीडियो को 3 महीने में ही 12 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। और अगर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के एक एक कमेंट पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो मैंने कोर्स रिकॉर्ड किया है वो कितना वैल्यूएबल है और कितना ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप टैली ERP9 सीखना चाहते हैं। तो मैंने कम्प्लीटली एकदम फ्री एक वैल्यूएबल कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया है जो 11 घंटे का एक वीडियो है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले मेरा जो टैली ERP9 का कोर्स का पार्ट 1 है उसको कंप्लीट कीजिए और उसके बाद में इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए। ये हमारा टैली ERP9 कोर्स का पार्ट 2 है और पॉसिबिलिटी है कि पार्ट 3 भी जल्द ही आएगा। तो ये तो हो गई हमारे टैली ERP9 कोर्स के पार्ट 1 की बात। अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है और अब आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो उससे पहले मैं आपको पार्ट 2 से रिलेटेड कुछ जानकारी दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो पार्ट 2 के जितने भी चैप्टर हैं, ये वाला जो वीडियो है वो चैप्टर बाय चैप्टर रिकॉर्ड किया गया है। यानी सबसे पहले पहला चैप्टर आएगा, उसके बाद में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इस तरह चैप्टर बाय चैप्टर ये कंप्लीट वीडियो बनाया गया है। कौन सा चैप्टर किस टाइम से शुरू होगा, अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक कंप्लीट टाइमलाइन दी हुई है जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि कौन सा चैप्टर किस टाइम से शुरू हो रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, उस टाइम पर क्लिक करना है और आपका वो चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर आप आज की डेट में 4 वीडियो देखते हैं और आगे का जो चैप्टर है 5वां चैप्टर वो कल देखना चाहते हैं, तो सिंपली आपको कल क्या करना है, कल आना है, यूट्यूब चैनल ओपन करना है, मेरा चैनल ओपन करना है और फिर ये वाला वीडियो जो है इसको ओपन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना है और जैसे ही आप 5वें चैप्टर के टाइमलाइन पर क्लिक करोगे तो सीधे ही आपका 5वां चैप्टर शुरू हो जाएगा। आपको स्किप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सुविधा मैंने आप सभी लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो ये तो हो गई हमारी पहली बात। और दूसरी बात, जिस भी चैप्टर के PDF नोट्स मैंने बनाए हैं या जिस भी चैप्टर के PDF नोट्स की आपको ज़रूरत है, उन सब की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आप सीधा मेरी वेबसाइट पर चले जाओगे www.teleclass.com। तो आपके सामने जो पेज ओपन होगा वहाँ पर हर एक चैप्टर की लिंक दी हुई है। यानी आपको जिस भी चैप्टर के PDF में नोट्स डाउनलोड करने हैं, आपको सिंपली उस चैप्टर पर क्लिक करना है या उस चैप्टर की लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा और फिर आपको पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड PDF नोट्स हियर। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो सिंगल क्लिक में आपके PDF नोट्स जो हैं आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएंगे। तो अगर आप में से कोई भी PDF में नोट्स डाउनलोड करना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, सिंपली उस पर क्लिक करके आप PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी दूसरी बात। अब मैं आपको बता देता हूँ तीसरी बात। अगर आपको मान लीजिए किसी भी चैप्टर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है या कोई चीज़ आपसे छूट रही है या आपको कोई चीज़ मिसिंग लग रही है या आपको कुछ सवाल पूछना है, तो उसका जवाब पॉसिबल है कि आपको अगले चैप्टर में मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 5वें चैप्टर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आई तो आपको सिंपली क्या करना है, 5वें चैप्टर के बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर है 6ठा चैप्टर, उसको शुरू करना है। और पॉसिबल है कि 6ठे चैप्टर के शुरू में ही मैंने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताया हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसके नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है उसको देखना है। फिर भी आपको अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आपको मुझे कमेंट करनी है। कमेंट के अलावा भी आप चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरी मेल ID है happylearning1@gmail.com। इस मेल ID पर अगर आप मुझे मेल करेंगे तो मैं आपकी मेल का रिप्लाई भी जैसे भी फ्री होऊंगा तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है afzal.2524, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। जब भी मैं फ्री होता हूं तो इंस्टाग्राम पर भी रिप्लाई ज़रूर करता हूं।
तो दोस्तों ये हो गई हमारी तीसरी बात। तो अब आगे कोर्स शुरू करने से पहले मैं आपको मेरे जो दूसरे चैनल है उसके बारे में भी थोड़ी डिटेल देना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहला जो हमारा चैनल है वो है हैप्पी लर्निंग, जो आप देख रहे हैं। इसमें टैली और अकाउंटिंग से रिलेटेड आपको वैल्यूएबल वीडियो मिलते हैं जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं। इसके अलावा एक और हमारा चैनल है हैप्पी लर्निंग XLS। आप सभी जानते हैं कि एक्सेल जो है वो हमारे बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही काम आने वाला सॉफ्टवेयर है। तो आप में से कोई भी एक्सेल को शुरू से लेकर के एंड तक, यानी बेसिक से लेकर के एडवांस, बिल्कुल टैली की तरह ही सीखना चाहता है, तो मेरा जो दूसरा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारा एक तीसरा चैनल है जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया है, जिसका नाम है हैप्पी लर्निंग टेक। तो टैली और एक्सेल के अलावा भी बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कंप्यूटर शॉर्टकट्स होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस होते हैं, एंड्रॉयड से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस होते हैं। तो इसके लिए अगर आप कंप्यूटर का एडिशनल नॉलेज, एडवांस नॉलेज चाहते हैं या कंप्यूटर में और ज़्यादा एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरा तीसरा चैनल जो है हैप्पी लर्निंग टेक, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये जो तीनों चैनल हैं वो मेरे एजुकेशन से रिलेटेड हैं। अगर आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो तीनों चैनल दिए हुए हैं उनको ज़रूर सब्सक्राइब करें। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको 2 चैनल और रिकमेंड करूंगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम के लिए अच्छी अच्छी शायरी का कलेक्शन चाहते हैं, आपको शायरी का शौक़ है या आपको शायरी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है दिल टचिंग। इसमें आपको एकदम शानदार और सेलेक्टेड शायरी मिलेगी जो आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप में से कोई भी मैथ्स का स्टूडेंट है, कैलकुलेशन टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानना चाहता है या मैथ्स की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जानना चाहता है, तो उसके लिए आपको गणित गैरेज नाम से एक चैनल मिलेगा, वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको गणित के बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो मिलेंगे। तो दोनों ही चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब सिंपली हम चैप्टर बाय चैप्टर बिना टाइम वेस्ट किए हमारा जो कोर्स है उसको शुरू करते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए पार्ट 2 का पहला टॉपिक शुरू करते हैं कि पार्ट टाइम अकाउंटिंग और फुल टाइम अकाउंटिंग क्या होती है, दोनों में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इन दोनों में से आपके लिए कौन सी बेहतर है। तो दोस्तों, आगे अब मैं जो भी बता रहा हूँ उसको आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। कोर्स कर लेने के बाद में आपके पास में 2 ऑप्शन हैं, आप 2 तरह से अकाउंटिंग का काम कर सकते हो। पहला फुल टाइम अकाउंटिंग और दूसरा पार्ट टाइम अकाउंटिंग। तो सबसे पहले मैं आपको फुल टाइम अकाउंटिंग के बारे में बता देता हूँ कि फुल टाइम अकाउंटिंग का मतलब क्या है। तो फुल टाइम से सिंपली ये मतलब है कि जो भी ऑफिस का टाइम होता है, यानी सुबह 9 या 10 बजे से लेकर के शाम को 5 या 6 बजे तक या इससे भी ज़्यादा आपको फुल टाइम अकाउंटिंग का काम करना पड़ेगा, वहीं ऑफिस में बैठ करके। इसको बोलते हैं फुल टाइम अकाउंटिंग। तो अब फुल टाइम अकाउंटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब क्योंकि आप अकाउंटिंग की पोस्ट पर काम करोगे, तो एक व्यापार में होने वाले हर एक लेन देन का डाटा, हर एक लेन देन का रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। जैसे आज हमने कितना माल खरीदा, आज हमने कितना माल बेचा, आज हमने कितना माल नगद खरीदा या बेचा, या फिर आज हमने कितना माल उधार खरीदा या बेचा। आपको वहां पर सेल के बिल खुद बनाने पड़ेंगे। कस्टमर अगर आपको कुछ पेमेंट करता है तो उस पेमेंट को कलेक्ट करना पड़ेगा, उसकी रसीद आपको बना करके देनी पड़ेगी। रोज होने वाले खर्चों का रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। कितनी उधारी आ रही है उसका रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। आज तक लोग हमसे कितने रुपए मांगते हैं वो आपको बताना पड़ेगा, या फिर आज तक हम किन किन लोगों से कितने रुपए मांगते हैं इसका रिकॉर्ड भी आपको रखना पड़ेगा। हमारे पास अभी नगद बैलेंस या बैंक बैलेंस कितना है वो भी आपको बताना पड़ेगा। किस स्टाफ को कितनी सैलरी देनी है, किसको किराया देना है, किसको क्या खर्चे देने हैं, ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेगी। तो इसके अलावा भी बहुत सारे जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होते हैं, जो भी अकाउंटिंग लेन देन होते हैं, उन सब का रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। एक एक एंट्री आपको करनी पड़ेगी। ओवरऑल आपकी फुल टाइम अकाउंटिंग में फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये तो हो गई फुल टाइम अकाउंटिंग की बात। अब मैं आपको बताता हूँ पार्ट टाइम अकाउंटिंग के बारे में। तो पार्ट टाइम से मतलब होता है कि या तो आप रोजाना 1 घंटा, दिन में कभी भी 1 घंटा, या फिर हफ्ते में 1 दिन, या फिर 10 दिन में 1 दिन, या फिर महीने में 1 दिन जाकर के कहीं पर भी आप अकाउंटिंग का काम कर सकते हो। उसको बोलते हैं पार्ट टाइम अकाउंटिंग। तो अब पार्ट टाइम अकाउंटिंग में आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
अगर मान लीजिए कि आप कहीं पर महीने में एक बार या 10 दिन में एक बार या फिर हफ्ते में एक बार जाते हैं, तो वहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो जीएसटी रिटर्न्स होते हैं, जो गवर्नमेंट हमसे रिटर्न्स मांगती है, जो गवर्नमेंट हमसे डाटा मांगती है, वो डाटा, उस डाटे का काम जो है आप एकदम सही कर सको। तो पार्ट टाइम में आपकी केवल यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो जीएसटी रिटर्न लगते हैं वो एकदम सही रखते रहे, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गवर्नमेंट के पास में जो भी हमारा डाटा जाता है वो एकदम सही एक्यूरेट जाता रहे। इसके अलावा जो भी हम माल खरीदते हैं, जो भी हम माल बेचते हैं, उन सब की एंट्री होती रहे, और जो हम बैंक में लेन देन करते हैं उन सब की भी एंट्री टाइम टू टाइम होती रहे। ये एक पार्ट टाइम अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके साथ ही साथ जब ईयर एंड हो जाता है तब बैलेंस शीट फाइनल करना, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट बनाना और उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना या फिर ऑडिट करवाना, ये भी एक पार्ट टाइम अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ, अगर आप किसी के एक दिन में 1 घंटा रोजाना जाते हो तो फुल टाइम अकाउंटिंग में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लगभग वही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देनी पड़ती है, बस कुछ बातों को छोड़ करके। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि पार्ट टाइम अकाउंटिंग और फुल टाइम अकाउंटिंग क्या होती है और दोनों में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या काम आपको करना पड़ता है, ये भी बात मैंने आपको बता दी है। तो अब मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब देता हूँ कि आपके लिए पार्ट टाइम अकाउंटिंग या फुल टाइम अकाउंटिंग दोनों में से कौन सी बेस्ट है। तो इस सवाल का मेरे पास एक डायरेक्ट यही आंसर है कि पार्ट टाइम अकाउंटिंग जो होती है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि फुल टाइम अकाउंटिंग में आप केवल एक ही जगह पर काम कर सकते हो, जहां पर आपको लिमिटेड चीजें सीखने को मिलती है, लिमिटेड आपको सैलरी मिलती है और आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह ट्रीट किया जाता है, ना कि एक अकाउंटेंट की तरह। जबकि आप पार्ट टाइम अकाउंटिंग में अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 10 से ज़्यादा या फिर 15 से भी ज़्यादा पार्टियों का काम कर सकते हो, जहां पर आप मंथली अच्छी अर्निंग भी कर सकते हो और जहां पर भी आप काम करोगे, चाहे 10 जगह काम करते हो या फिर 15 जगह काम करते हो, हर जगह पर आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। यानी आपको मार्केटिंग का बहुत ही अच्छा नॉलेज जानने को या सीखने को मिलेगा। और सबसे बेस्ट पार्ट कि आप पार्ट टाइम अकाउंटिंग में अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। यानी आप अगर कहीं पर हफ्ते में एक बार या फिर 10 दिन में एक बार या फिर महीने में एक बार जाते हैं तो कोई भी दिन सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं इस टाइम आऊँगा या फिर इस दिन आऊँगा, आपका काम करके चला जाऊँगा। और इस काम में आपको एक कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, आपको बहुत ही ज़्यादा इज्जत मिलती है। बस बात यह है कि वो इज्जत आपको अपने काम से बनानी पड़ती है। तो दोस्तों, ये फ़र्क है एक पार्ट टाइम अकाउंटिंग और फुल टाइम अकाउंटिंग में। लेकिन अब आपके दिमाग में यहाँ पर कुछ सवाल आ रहे होंगे जो कुछ इस तरह से हैं कि पार्ट टाइम जॉब कहाँ पर मिलेगी, एक अकाउंटेंट कितनी पार्टियों का पार्ट टाइम अकाउंटिंग कर सकता है, एक अकाउंटेंट किस पार्टी से कितने रुपए चार्ज करता है, कितने रुपए लेता है, और पार्ट टाइम अकाउंटिंग में हमें कब जाकर के काम करना चाहिए और सबसे पहले क्या काम करना चाहिए। तो इस तरह के कुछ सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे या इससे भी कोई दूसरे सवाल हैं वो भी आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मेरे आने वाले टॉपिक में मिलेंगे। सो डोंट वरी, जस्ट वेट एंड वॉच। तो अब हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 2 का वीडियो नंबर 2। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, लिखा हुआ है कि एक अकाउंटेंट मैक्सिमम कितनी पार्टीज का काम कर सकता है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने पार्ट 2 के टॉपिक 1 में ये बताया था कि अकाउंटिंग का काम 2 तरीके से किया जाता है, एक है फुल टाइम अकाउंटिंग और दूसरा है पार्ट टाइम अकाउंटिंग। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि दोनों में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और इन दोनों में से आपके लिए कौन सी बेस्ट है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि पार्ट टाइम अकाउंटिंग जो है वो सबसे बेस्ट होती है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि एक अकाउंटेंट मैक्सिमम कितनी पार्टीज का काम कर सकता है। तो मैं आपको दूसरे किसी अकाउंटेंट के बारे में ना बता करके अपने ही बारे में बताऊंगा कि करंट में मैं अभी कितनी पार्टीज का काम कर रहा हूँ और वो कौन कौन सी पार्टीज हैं, क्या क्या उनके नाम है, ये सारी चीज़ें सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उन सभी पार्टियों की लिस्ट है जिनका मैं अकाउंटिंग का काम करता हूँ। 3 अलग अलग कॉलम बनाए हुए हैं। पहला है रेगुलर मंथली, दूसरा है रेगुलर क्वार्टरली, तीसरा है कंपोजिशन। अब इन तीनों के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले रेगुलर मंथली की बात करता हूँ।
रेगुलर मंथली में मेरे यहाँ पर 4 पार्टीज हैं जिनका टर्नओवर साल का 1.5 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ से कम है। ये हैं रेगुलर मंथली। ये मैंने कॉलम जो है अपने हिसाब से बनाए हुए हैं। अब इन पार्टियों का काम कम से कम महीने में अगर आप 2 या 3 बार जाएं तो आपका काम एकदम सही ढंग से होता रहेगा। तो ये जो 4 पार्टीज दी हुई हैं, इसमें से ये तीसरा नंबर वाली जो पार्टी है मोबाइल जोन, इसको छोड़ करके मैं तीनों पार्टियों के महीने में 3 या 4 बार जाता हूँ। और जब भी जाता हूँ परचेज, सेल्स और बैंक की जो भी एंट्रीज होती है वो एंट्रीज करके वापस आ जाता हूँ। तो ये है रेगुलर मंथली। रेगुलर मंथली का मतलब ये हुआ कि इसका GSTR 3 भी रिटर्न मंथली लगता है और एक GSTR 1 रिटर्न होता है वो भी मंथली लगता है। इसका मतलब हो गया रेगुलर मंथली। एक ये जो पार्टी है 3 नंबर वाली मोबाइल जोन, इसके मैं हर 3 दिन में एक बार जाता हूँ और इस पार्टी की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर मोबाइल जोन की कि इसके जो भी लेन देन हो रहे हैं हम सारा रिकॉर्ड में रखता हूँ। एक जो फुल टाइम अकाउंटिंग का जो काम होता है सारा, कि हम किससे कितने रुपए मांग रहे हैं, अपने पास स्टॉक कितना है, लेनदार कितने हैं, देनदार कितने हैं, कितने खर्च हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसका सारा रिकॉर्ड में रखता हूँ। और बाकी की जो 3 पार्टी हैं जैसे बाबा रामदेव सीमेंट सप्लाई, ढाका खाद बीज भंडार और द इलेक्ट्रिकल, इनके केवल मंथली टाइम टू टाइम GST रिटर्न लग जाने चाहिए और बैंक स्टेटमेंट वगैरह अपलोड हो जाना चाहिए। मतलब जो गवर्नमेंट को जो भी डाटा जाता है उसमें कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए, इस तरीके का काम करता हूँ। तो ये तो हो गई 4 पार्टी रेगुलर और मंथली वाली। अब आते हैं अगली पार्टी पर। ये है रेगुलर क्वार्टरली। आप देख सकते हैं 21 जो पार्टीज हैं वो है रेगुलर क्वार्टरली। अब ये जो पार्टीज हैं इनका अगर मैं महीने में एक बार जाकर के काम करूं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मंथ एंड हुआ और वहां जाकर के परचेज की एंट्री कर दी और सेल की एंट्री कर दी, या तो वहां पर जाकर के कर दी या फिर मैं अपने ऑफिस में ला करके ये काम सारा काम कर लेता हूँ। परचेज के बिल लाता हूँ, सेल के बिल लेकर के आता हूँ और बैंक स्टेटमेंट लेकर के आता हूँ। तीनों की एंट्री की और महीने का काम खत्म। तो 21 पार्टीज आप देख सकते हैं यहाँ पर 21 पार्टीज हैं। रेगुलर क्वार्टरली का मतलब ये होता है कि जिसका GSTR 3 भी तो मंथली है, लेकिन GSTR 1 जो होता है वो 3 महीने में एक बार लगता है। इसका मतलब हो गया रेगुलर क्वार्टरली। तो ये 21 पार्टीज हैं। अब अगला है कंपोजिशन। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि GST का रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से करवाया जा सकता है, एक रेगुलर और एक कंपोजिशन। तो ये कंपोजिशन वाली फर्म में है मेरे पास 10 फर्म। तो कंपोजिशन में क्या होता है कि 3 महीने में एक बार रिटर्न लगता है जिसको CMP 08 कहते हैं। 3 महीने में एक बार रिटर्न लगता है और उसमें भी क्या जाता है कि जितनी भी हमने सेल की है उसका 1% हमें टैक्स भरना है और हम फ्री हैं। इसमें कोई भी इनपुट आउटपुट का झंझट नहीं रहता है। तो ये कंपोजिशन फर्म वाले जो है काम बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं 10 पार्टीज का काम कर रहा हूँ। इस तरह की अगर कंपोजिशन फर्म की मुझे 10 फर्म में या 10 पार्टीज और अगर आज मिल जाएं तो मेरे वर्कलोड जरा सा भी नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल सा मामूली सा भी वर्कलोड नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह की कंपोजिशन फर्म की अकाउंटिंग अगर 10 पार्टीज और मिल जाती है तो भी मैं आसानी से कर सकता हूं। तो अब देखिए यहाँ पर मैं टोटल 35 पार्टीज का अकाउंटिंग का काम कर रहा हूँ। अब ये जो नंबर्स हैं वो डिपेंड करते हैं, ये जो लिखा हुआ ना मैंने रेगुलर मंथली, रेगुलर क्वार्टरली और कंपोजिशन। अब अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि कंपोजिशन की 10 पार्टीज और मिल जाए मुझे तो मेरा वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। और वहीं अगर ये 10 पार्टी मेरे रेगुलर मंथली वाली मिल जाए तो मेरा वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो अब जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ है कि एक अकाउंटेंट कितनी पार्टीज का काम कर सकता है, तो देखिए ये अपनी अपनी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। और दूसरी बात ये वर्कलोड पर भी डिपेंड करता है कि आप जो काम ले रहे हैं वो कंपोजिशन में है या रेगुलर क्वार्टरली है या फिर रेगुलर मंथली है, या फिर आपको वहाँ पर हर रोज जाना पड़ता है या हफ्ते में एक बार जाना पड़ता है या 10 दिन में एक बार जाना पड़ता है। और दूसरी बात ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितने ट्रांजेक्शन होते हैं, रोज लेन देन कितने होते हैं और वहाँ पर हमें क्या जिम्मेदारी मिलती है। इन सारी बातों पर डिपेंड करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मोबाइल जोन जो है उसका मैं हर 3 दिन में एक बार जाकर के काम करना पड़ता है। तो इसी तरह की अगर मुझे मान लीजिए 5-6 पार्टीज और मिल जाएं कि हर 3 दिन में एक बार जाना पड़े तो मेरा तो वर्कलोड बढ़ेगा कि मुझे हर 3 दिन में एक बार जाना ही पड़ेगा और वहाँ पर जो भी एंट्रीज हैं करनी पड़ेगी। और वहीं मैं केवल महीने में एक बार जाता हूं तो मुझे ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं होती है। जैसे भी महीना ख़त्म होता है तो 1 बाय 1 मैं एक पार्टी का काम करना शुरू कर देता हूं और जब तक GST रिटर्न की डेट आती है तब तक मैं सभी पार्टीज का काम पिछले महीने का कंप्लीट कर देता हूं।
तो आई होप कि दोस्तों आप सभी लोगों को जो भी मैंने कहा है वो समझ में आया है, और जितनी भी पार्टियों का मैं यहाँ पे काम करता हूँ उन सब की लिस्ट मैंने आपको बताई है, और साथ में जो कैटेगरी वाइज बताया कि कौन कौन सी पार्टी किस कैटेगरीज में आती है। जैसे मंथली जिसके GST-R1 लगता है वो 4 पार्टीज हैं, जिनका क्वार्टरली GST-R1 लगता है वो 21 पार्टीज हैं, और जो कंपोजिशन फर्म है वो 10 पार्टीज हैं। तो यहाँ पर मैं अभी करंट में 35 पार्टीज का अकाउंटिंग का काम कर रहा हूँ। और अगर अभी मैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल भी मैनेज करता हूँ, वेबसाइट भी चलाता हूँ। अगर मेरे पास यूट्यूब चैनल नहीं चला रहा होता या वेबसाइट नहीं चला रहा होता तो मैं अभी भी 10-15 पार्टीज का काम और कर सकता हूँ। और अभी 1 अप्रैल में और भी नया काम मिलेगा, मैं ज़रूर लूँगा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, ये अपनी फैसिलिटी है कि अगर मेरे पास 50 पार्टीज हो जाती तो मैं सबका लोड एक साथ क्यों लूँ। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा छोटा भाई है या अपने पड़ोस में कोई मिलने वाला है जो कंप्यूटर का काम करता है, या फिर कोई भी रिश्तेदार में कोई भी अपना भाई है, कजिन ब्रदर है, कोई भी है, उसको मैं अपने अंडर में रख लूँगा और उससे मैं डाटा एंट्री का काम जैसे एंट्री करना वगैरह ये उसको सिखा करके मैं उससे करवा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है, आपको अपने हिसाब से देखनी पड़ती है। तो नो डाउट कि जब भी आप अकाउंटिंग का काम शुरू करेंगे तो आप भी जीरो से शुरू करेंगे। मैंने भी जीरो से शुरू किया था, मेरे पास भी एक भी पार्टी नहीं थी। तो आज 4 साल हुए हैं, 4 साल में मेरे पास में 35 पार्टीज हुई हैं। तो 4 साल में मैंने मेहनत की है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब आपके दिमाग में ये 2 सवाल जरूर आ रहे होंगे कि आपको ये 35 पार्टी जो है वो कैसे मिली, और आप किस पार्टी से कितनी सैलरी लेते हैं या कितनी फीस लेते हैं, ये भी आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। तो इस सवाल का जवाब भी मैं आपको आने वाले टॉपिक में दूंगा, और आपका डाउट भी मैं क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से फीस ली जाती है, क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, किससे कितनी फीस ली जाती है, और ये सारी जो पार्टीज हैं उन पार्टी का काम कैसे मिलेगा। और यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं हमारे कोर्स के पार्ट 2 का टॉपिक नंबर 3। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, लिखा हुआ है कि अकाउंटेंट सैलरी 35,000 रुपये से भी ज़्यादा कमाए, वो भी घर बैठे। अब देखिए यहाँ पर मैंने थंबनेल में ऐसा लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं व्यूज़ पाने के लिए ये सब लिख रहा हूँ या फिर आपको लालच देने के लिए ऐसा मैंने थंबनेल पे लिखा है। लेकिन जो फैक्ट है मैं उसके बारे में ज़रूर बात करूँगा, और जो सच्चाई है मैं आपको वो ज़रूर बताऊँगा। इज इट पॉसिबल कि आप घर बैठे 35,000 रुपये से भी ज़्यादा मंथली अर्न कर सकते हो? क्या ये पॉसिबल है? बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पिछले जो 2 टॉपिक हैं उनके बारे में वापस रिपीट कर देता हूं। पहले टॉपिक में मैंने ये बताया था कि अकाउंटिंग में पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब क्या होती है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। दूसरे टॉपिक में मैंने ये बताया था कि एक अकाउंटेंट पार्ट टाइम कितनी पार्टियों का काम कर सकता है, और ये हमारा तीसरा टॉपिक है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक अकाउंटेंट मंथली कितनी सैलरी अर्न कर सकता है, यानी अगर आप फ्यूचर में अकाउंटेंट बनते हैं तो मंथली कितनी सैलरी अर्न कर सकते हो। ओवरऑल एक अकाउंटेंट की सैलरी से रिलेटेड कंप्लीट गाइड मैं आपको इस टॉपिक में देने वाला हूं। यानी एक अकाउंटेंट किसी से अगर सैलरी लेता है तो किस तरह से लेता है, क्या क्या सर्विसेज देता है, और क्या क्या देख करके सैलरी डिसाइड की जाती है। और ये भी मैं आपको अपने प्रैक्टिकल तरीके से बताने वाला हूँ, यानी मैं जिन जिन पार्टियों का काम करता हूँ उनसे कितनी सैलरी लेता हूँ और क्या चीज़ देख करके सैलरी डिसाइड करता हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो एक बार फिर से मैंने यहाँ पर मेरी जो पार्टीज हैं जिनका मैं काम करता हूँ उसकी लिस्ट मैंने ओपन कर ली है, और जैसा कि मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूँ, ये पार्टीज हैं रेगुलर मंथली वाली, ये है रेगुलर क्वार्टरली, और ये है कंपोजिशन फर्म वाली। किसी भी अकाउंटेंट की सैलरी इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करती है कि वो फर्म जो है वो कंपोजिशन में है या फिर रेगुलर में है, और रेगुलर में है तो टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है या 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। ये पहली ये चीज़ जो है सैलरी डिसाइड करती है। और दूसरी चीज़ जो है सैलरी डिसाइड करती है वो ये है कि सामने वाली पार्टी को किस तरह का काम चाहिए। देखिए, फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अकाउंटेंट की, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अगर आप किसी भी पार्टी का काम लेते हैं तो उस पार्टी की जो मंथली हर महीने जो भी परचेज हो रही है और जो भी सेल हो रही है उसकी टाइम टू टाइम एंट्रीज होती रहें, यानी उसमें किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
और गवर्नमेंट को हमें जो भी डाटा देना पड़ता है, जैसे अगर किसी का GSTR 3B रिटर्न लगता है, GSTR 1 रिटर्न लगता है या CMP 08 रिटर्न लगता है, ये जितने भी रिटर्न्स होते हैं उसका डाटा टाइम टू टाइम जाता रहे, किसी तरह की कोई पेनल्टी ना लगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक अकाउंटेंट की। तो ये जितनी भी पार्टीज आपको यहाँ पर दिख रही है, 99% में सभी पार्टियों की ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको बताई है वही सर्विस देता हूँ। यानी इनमें से 99% पार्टियों को उनके पास कितना स्टॉक पड़ा है या कितने लेनदार हैं, कितने देनदार हैं, वो खुद मैनेज कर लेते हैं। वो सारी चीज़ें मैं नहीं देखता। मेरा काम केवल इतना है कि गवर्नमेंट के पास जो भी डाटा जाता है, जो GST रिटर्न जाते हैं, जो इनकम टैक्स रिटर्न जाता है या जो बैलेंस शीट वगैरह फाइनल होती है, वो एकदम सही एक्यूरेट हो, उसमें कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। अब कुछ पार्टीज ऐसी भी होती हैं जो आपसे एक्स्ट्रा सर्विस लेती हैं। एक्स्ट्रा सर्विस यानी वो आपको ये बोलती है कि भाई मेरे कितना माल आ रहा है, कितना माल जा रहा है, मेरे कितने खर्चे हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या मेरे लेनदार कितने हैं, देनदार कितने हैं, मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है, ये सारी चीज़ें मुझे आपसे ही चाहिए। तो वो भी एक चीज़ है जो सैलरी डिसाइड करती है। वो आपकी सर्विस ज़्यादा हो गई तो सैलरी भी आपकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मैं 1 by 1 एक एक जो फर्म्स हैं उनके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कंपोजिशन फर्म की बात करता हूँ। कंपोजिशन फर्म का वर्कलोड जो होता है वो बहुत ही कम होता है। हमें क्या करना पड़ता है, केवल इतना करना पड़ता है कि जो भी बिल आ रहे हैं और जो भी बिल बन रहे हैं, जो भी सेल हो रही हैं, उनकी टाइम टू टाइम एंट्री करनी है। लेकिन कंपोजिशन फर्म में जो GST लगती है, जो GST इनपुट होता है या आउटपुट होता है, उसका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी नहीं है। और कंपोजिशन फर्म वालों का अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, यानी क्या आइटम आप खरीद रहे हो, क्या आइटम आप बेच रहे हो, वो भी मेंटेन करना जरूरी नहीं है। यानी कंपोजिशन फर्म का आप अकाउंट्स ओनली में भी काम कर सकते हो। तो कंपोजिशन फर्म की अकाउंटिंग का काम करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। और कंपोजिशन फर्म की अकाउंटिंग का जो काम होता है वो किस तरह से किया जाता है, ये चीज़ मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। पूरा गाइड मैं आपको दूंगा। तो बहुत ही ईजी है। कंपोजिशन फर्म वालों की जो मिनिमम सैलरी होती है वो होती है 800 रुपये अगर आप फ्रेशर हैं, और मैक्सिमम सैलरी जो है वो है 1200 रुपये मंथली अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने 800 से 1200 रुपये मैंने मेरे एरिया को देख करके बताया है। हो सकता है कि आपको कम भी मिले या ज़्यादा भी मिले, लेकिन मुझे जो सैलरी मिलती है मैं वही बता रहा हूँ। 800 रुपये मिनिमम और 1200 रुपये मैक्सिमम एवरी पार्टी, यानी एक पार्टी के। तो अगर आप सोच लीजिए कि अगर आपके पास में 9 या 10 पार्टीज हैं तो आपको कंपोजिशन फर्म में, केवल कंपोजिशन फर्म में मंथली अकाउंटिंग के कितने रुपए मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हम रेगुलर क्वार्टरली वालों की, यानी जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। उन यहाँ पर 21 पार्टीज आप देख सकते हैं। अगर किसी की फर्म रेगुलर में रजिस्टर्ड है तो आपको मंथली GSTR 3B रिटर्न लगाना पड़ता है, और उसमें आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है। यानी जो आप रिटर्न लगाते हो वो एकदम सही लगना चाहिए, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और इसके अलावा जो बैंक में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, बैंक में लेन देन हो रहे हैं, उन सब की भी डिटेल आपको सही इनपुट या सही एंट्री करनी जरूरी है। तो रेगुलर क्वार्टरली के जो मिनिमम जो सैलरी है वो है 1500 रुपये मंथली, और मैक्सिमम जो है वो है 2500 रुपये मंथली। तो मैं फिर से बता देता हूँ कि मैं अपने एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ। अब आप किस एरिया में रहते हैं, वहाँ पर अकाउंटेंट की कितनी डिमांड है वो भी डिपेंड करता है। सैलरी कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको सैलरी बता दी, या मैं जो खुद सैलरी जो चार्ज करता हूँ वो मैंने आपको बता दी। तो 1500 रुपये मिनिमम और 2500 रुपये मैक्सिमम। तो सोच लीजिए कि आपके पास इस तरह की, यानी जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है, उस तरह की 5 या 7 पार्टीज हो जाती है तो आपकी मंथली सैलरी कितनी होगी। तो अब बात करता हूँ मैं रेगुलर मंथली वालों की, यानी जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा होता है। अब जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, यानी इसका मतलब ये कि वो पार्टी थोड़ी बड़ी है, उसमें एंट्रियां भी ज़्यादा होगी, और प्लस उसमें कुछ लोन वगैरह इस तरह के बड़े ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं। यानी ये बड़ी पार्टी है, बड़ी कंपनी से इसका लेन देन होगा, तो इसमें थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा होगा। इस तरह की पार्टी का अगर आपको अकाउंटिंग का काम मिलता है तो मिनिमम सैलरी 3000 रुपये से लेकर के मैक्सिमम सैलरी 5000 रुपये मंथली तक आप ले सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको अपने अकॉर्डिंग बताया है, मेरे एरिया वाइज बताया है। तो आपके एरिया में कितनी सैलरी ली जाती है या वहाँ पर अकाउंटेंट की कितनी डिमांड है वो भी डिपेंड करता है। सैलरी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपको हर एक पार्टी का, तो जिन से मैं सैलरी लेता हूँ, हर एक पार्टी की सैलरी तो ओपन नहीं की है,
लेकिन मैंने आपको हिंट या आइडिया ज़रूर दे दिया है कि मैं किस पार्टी से कितने रुपए लेता हूँ। तो उस हिसाब से आप गेस कर सकते हैं कि एक अकाउंटेंट मंथली कितने रुपए अर्न कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और बता देता हूँ कि ये जो भी सैलरी मैंने बताई है वो मैंने अकाउंटेंट की जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी जितनी भी फर्में आपको यहाँ पर दिख रही है उनका टाइम टू टाइम जीएसटी रिटर्न्स जो लगता है या गवर्नमेंट के पास जो डाटा जाता है वो बिना पेनल्टी के टाइम टू टाइम जाता रहे, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, ये मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा इन पार्टियों के कितने लेनदार हैं, कितने देनदार हैं, कितने खर्चे हो रहे हैं, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है या क्या स्टॉक है, इससे मुझे कुछ भी मतलब नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जिस जगह पर काम करोगे वहाँ पर खर्चे या लेनदार या देनदार इनका डेटा नहीं रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली वहाँ पर भी खर्चों का, लेनदारों का, देनदारों का, स्टॉक का डाटा रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं जिन खर्चे या जिन लेनदारों की या जिन देनदारों की बात कर रहा हूँ वो एक्यूरेट खर्चे, यानी एक एक रुपये का हिसाब, यानी रोज़ कितने लेनदार हो रहे हैं, कितने देनदार हो रहे हैं, कितनी उधारी जा रही है, कितनी उधारी आ रही है, कितने खर्चे हो रहे हैं, किसको सैलरी दे रहे हैं, किसको किराया दे रहे हैं, एक्यूरेट हिसाब की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ एक्यूरेट हिसाब अगर आप रखते हो तो उसके लिए आपको फुल टाइम अकाउंटिंग में काम करना पड़ता है। यानी एक पार्टी के यहाँ पर आपको सुबह से लेकर के शाम तक का टाइम देना पड़ता है। उसको बोलते हैं एक्यूरेट बैलेंस शीट या एक्यूरेट खर्चों का लेन देन। अब अगर मान लीजिए कोई पार्टी ये बोलती है कि मुझे ये सब कुछ मैनेज करवाना है तो उसके अलग चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल कंपोजिशन फर्म वाली जो पार्टी है वो अगर ये चीज़ बोल देती है कि मुझे हर एक चीज़ मेंटेन करनी है, यानी कितने लेनदार हैं, कितने देनदार हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितने खर्चे हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी हैं। तो मैंने यूँ तो इसके चार्जेस 800 रुपये से 1200 रुपये बताए थे, लेकिन अगर ये सारी सर्विसेज ये फर्म कोई भी मांगती है तो मिनिमम 3000 रुपये से लेकर के 5000 रुपये हम ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको उस तरह की सर्विस भी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जितनी भी पार्टीज़ हैं उनको वन बाय वन जिस तरह से उनका रजिस्ट्रेशन होया हुआ है, अगर कंपोजिशन में है तो रेगुलर में है या फिर 1.5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है, हर एक पार्टी की जो फीस ली जाती है, किस तरह से ली जाती है, वो मैंने आपको बताई। और प्रैक्टिकली मैं जिन पार्टियों से फ़ीस लेता हूँ मैंने वही तरीका आपको बताया है। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आप जिस एरिया में काम करेंगे वहाँ पर हो सकता है कि अकाउंटेंट की डिमांड कम भी हो या ज़्यादा भी हो, तो उस हिसाब से भी सैलरी कम या ज़्यादा हो सकती है। लेकिन मैंने आपको एक रफली आइडिया दिया है। अब देखिए, इतनी सारी पार्टीज़ का मैं काम करता हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं है ऑब्वियसली मैं अपनी ऑफिस में बैठ करके या घर पे बैठ करके या इन पार्टियों के जा करके मैं काम कर सकता हूँ। तो एक तरह से घर बैठे भी मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके पास में वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या वर्कलोड कम होगा। अगर इतनी सारी पार्टीज होगी तो आपके पास में वर्कलोड भी ज़्यादा होगा, तो हेडेक भी आपकी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो घर बैठे कमाने का मतलब ये नहीं है कि मैं घर बैठा हूँ और मुझे कोई 35,000 रुपये ला करके दे दे। आपको काम भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, आप तब 35,000 रुपीज़ प्लस तक पहुंचोगे। अब आपके दिमाग में कुछ सवाल आ रहे होंगे, जैसे हम कैसे पहचानेंगे कि कोई पार्टी कंपोजिशन में है या रेगुलर में है या 1.5 करोड़ से टर्नओवर ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें आप कैसे पहचानेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जिस भी पार्टी का आप अकाउंटिंग का काम लेते हैं तो पहली चीज़ तो आपको खुद को ही पूछनी पड़ेगी कि आप रेगुलर में हैं या फिर कंपोजिशन में हैं। तो वो बताएगा कि सर हम कंपोजिशन में रजिस्टर्ड हैं या फिर रेगुलर में रजिस्टर्ड हैं। दूसरी बात, आप किसी दुकान में अगर जाकर के अकाउंटिंग का काम लेते हो तो उस दुकान को देख करके भी खुद ये पता लगा सकते हो, एक रफली आइडिया ले सकते हो कि इसका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा होगा या 1.5 करोड़ से कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दुकान में गए और वो बहुत बड़ी दुकान है, आलीशान दुकान है, आप देख रहे हैं बहुत सारा माल पड़ा है, तो आप उस दुकान को देख करके ही ये समझ सकते हो कि इसका टर्नओवर ज़्यादा है। और अगर दुकान छोटी है, बस छोटा सा काम है, आसपास जितने भी लोग हैं वहाँ पर सप्लाई करता है या बहुत कम स्टॉक पड़ा है, तो वो भी आप देख करके आइडिया लगा सकते हो कि इसका तो टर्नओवर कम होगा। एंड तीसरा आइडिया आप लगा सकते हो, अगर उस पार्टी की ऑडिट, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट अगर आप देखते हो लास्ट फाइनेंशियल ईयर की, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन होता है कि इस पार्टी का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना टर्नओवर था। तो वहां पर भी देख करके आप ये पता कर सकते हो कि इस पार्टी का ईयरली टर्नओवर कितना है।
और दूसरी बात कि अब आप किसी पार्टी का काम लेते हो तो वो आपसे क्या क्या सर्विसेज लेना चाहती है, वो उस पर डिपेंड करता है जिस पार्टी का आप काम लोगे। हो सकता है वो आपको ये भी बोल सकती है कि मुझे केवल जीएसटी रिटर्न का काम करवाना है, और हो सकता है आपको ये भी बोल सकती है कि जितना भी मेरा लेन देन होता है उन सब का आपको रिकॉर्ड रखना है, कितने लेनदार हैं, कितने देनदार हैं, कितना एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ये सारा रिकॉर्ड आपको रखना है। तो उस केस में जो है सैलरी जो है ऊपर या नीचे हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि अकाउंटेंट की सैलरी से रिलेटेड आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब अगर आपके दिमाग में कुछ इस तरह के सवाल हैं कि हमें अकाउंटिंग का काम कैसे मिलेगा, या कंपोजिशन फर्म क्या होती है, उसके अकाउंटिंग का काम किस तरह से किया जाता है, या रेगुलर फर्म क्या होती है, अकाउंट्स ओनली का काम कैसे किया जाता है, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री का कैसे किया जाता है, जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करवाए जाते हैं, तो देखिए ये सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 आगे चल करके सीखने वाले हैं। ये टॉपिक हर उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो फ्यूचर में अकाउंटेंट बनना चाहता है। इस टॉपिक में कही गई हर एक बात को अगर आप एक एक सेकंड को अच्छे से सुनते हो और अच्छे से समझते हो जो मैं कहता हूँ, तो आपको अकाउंटिंग का पहला काम भी मिलेगा और आप फ्यूचर में जाकर के एक अच्छे अकाउंटेंट भी बनोगे। वो कहते हैं ना कि उसकी बात मुझे दिल पर लगी, तो जो मैं कहूँगा उस बात को आपको अपने दिल पर लगाना है, और जब बात दिल पर लगती है तो वही होता है जो हम चाहते हैं। देखिए होता क्या है कि टैली ERP9 का कोर्स तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो हम जॉब ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें कहीं पर भी काम नहीं मिलता। तो क्या आप ये सोच रहे हैं कि आपने टैली ERP9 का कोर्स कर लिया और आप अकाउंटेंट बन गए? देखिए टैली ERP9 का कोर्स करना अलग है और अकाउंटिंग का काम करना अलग है, दोनों में फ़र्क है। तो आपकी तरह और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टैली ERP9 का कोर्स करते हैं, लेकिन क्या सब के सब अकाउंटेंट बन जाते हैं? तो अब अगर मैं मेरी बात करूं तो जिस वक्त मैंने टैली ERP9 का कोर्स किया था तो उस वक्त में मेरे और भी दोस्तों ने, या जो बेंच में और दूसरे स्टूडेंट आते थे, उन्होंने भी टैली ERP9 का कोर्स किया था। लेकिन आज उनमें से ज़्यादातर कोई दूसरा काम कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, या किसी की कपड़े की दुकान है, या कोई दूसरा काम आज वो कर रहा है। तो ऐसी कौन सी वजह है कि वो आज अकाउंटेंट नहीं बन पाए? आखिर उन्होंने भी तो टैली ERP9 का कोर्स इसलिए किया था ताकि वो फ्यूचर में जाकर के अकाउंटेंट बन पाए। तो आखिर ऐसी कौन सी वजह होती है कि वो डीमोटिवेट हो गए और अकाउंटेंट बनने की जिस सोच को वो साथ लेकर के चल रहे थे, वो सोच उनको वहीं पर छोड़ देनी पड़ती है। मैं आप सभी लोगों को डीमोटिवेट नहीं होने दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सी वजह होती है कि जिसकी वजह से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, यानी हम जिस सोच को लेकर के चलते हैं कि हमें अकाउंटेंट बनना है फ्यूचर में जाकर के, उस सोच को हम छोड़ देते हैं और कहीं पर भी कंप्यूटर ऑपरेटर की या दूसरी जॉब शुरू कर देते हैं। उसमें सबसे पहली वजह है कि अकाउंटिंग का काम नहीं मिलना। देखिए हम सब क्या चाहते हैं कि हमने टैली ERP9 का कोर्स कर लिया और कोर्स करने के तुरंत बाद में हमें कहीं पर अकाउंटिंग का काम मिल जाए। ऑब्वियसली हम सब यही चाहते हैं, और हम कोर्स भी टैली ERP9 का कोर्स भी इसी वजह से करते हैं कि हम फ्यूचर में अकाउंटेंट बन जाएं। लेकिन जब टैली ERP9 का कोर्स कर लेने के बाद में, जगह जगह ढूंढने के बाद में, जगह जगह भटकने के बाद में, कई लोगों से मदद मांगने के बाद में भी काम नहीं मिलता, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, और इस वजह से हम हमारा जो फ्यूचर है, जो हमारा सपना है कि हम अकाउंटेंट बने, उसको छोड़ देते हैं। तो अकाउंटिंग का काम नहीं मिलना सबसे बड़ी परेशानी है हमें डीमोटिवेट करने की, यही एक मुख्य रीज़न है। इसके अलावा दूसरा जो रीज़न होता है वो होता है एक्सपीरियंस नहीं होना। मान लीजिए कि अगर आप कोर्स करने के बाद में मार्केट में उतर भी जाते हैं और एक दो दुकानों में जाकर के वहाँ पर इंटरव्यू भी देते हैं या काम करना शुरू भी कर देते हैं, तो एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से लोग आपको काम नहीं देते, या फिर आपको काम दे भी देते हैं तो आपको 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन में आपको छुट्टी दे देते हैं कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता नहीं है कि अकाउंटिंग का काम कैसे किया जाता है। तो उस वजह से जो हमारे काम हाथ लगता है वो भी चला जाता है। तो एक्सपीरियंस नहीं होना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए टैली ERP9 का जो हम कोर्स करते हैं वो अलग चीज़ होती है, लेकिन मार्केटिंग का जो एक्सपीरियंस होता है वो मार्केट में उतरने के बाद ही होता है, उससे पहले नहीं होता है। उसके बाद में तीसरा जो रीज़न है वो है डर।
और डर किस बात का? डर इस बात का कि जो इनकम टैक्स रिटर्न लगते हैं या जो जीएसटी रिटर्न लगते हैं, हमें डर रहता है कि ये कहीं गलत नहीं हो जाए, हमारी तरफ से कोई काम गलत नहीं हो जाए। क्योंकि देखिए, आप सुनते ही होंगे कि इसकी दुकान में रेड बढ़ गई या उसकी दुकान में रेड बढ़ गई, इसके इतनी पेनल्टी लग गई, उसके उतनी पेनल्टी लग गई। तो इन सब बातों का डर क्या है, हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि हमने तो कोर्स किया है, हमने इस चीज़ के बारे में सीखा ही नहीं है कि जीएसटी रिटर्न्स में क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, इनकम टैक्स रिटर्न में क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें काम करने के बाद में पता चलती है। तो उससे पहले ही हमारे दिमाग में डर बैठ जाता है कि हमारी वजह से किसी को पेनल्टी नहीं लग जाए, हमारी वजह से किसी के रेट नहीं पड़ जाए। तो ये डर भी हमारे दिमाग में बैठा रहता है, उसकी वजह से भी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। चौथा रीज़न है कम सैलरी मिलना। देखिए, अगर हम कहीं पर अकाउंटिंग का काम करते हैं, पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें, तो हम जब फ्रेशर होते हैं तो हमें सैलरी कम दी जाती है। या अगर आप मान लीजिए किसी सीए के अंडर में या किसी वकील के अंडर में जाकर के काम करते हैं या काम सीखते हैं, तो आपको सैलरी कम मिलती है। इवन यहाँ तक भी होता है कि अगर आप किसी सीए के या वकील के जाते हैं तो वो आपको सैलरी देते ही नहीं है। तो इस वजह से भी हो सकता है कि हम अकाउंटिंग लाइन को छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैंने कई जनों के साथ ऐसा होता हुआ भी देखा है। लेकिन अगर आप किसी सीए के अंडर में या किसी वकील के अंडर में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको अल्टीमेट एक्सपीरियंस मिलता है, आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो सैलरी कम होने की वजह से भी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और इस लाइन को छोड़ देते हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो है मैंने पर्सनली भी फील की है। आपकी तरह मैंने भी काफ़ी जॉब की तलाश की, मैं गिड़गिड़ाया भी, जो मिलने वाले हैं उनसे बोला कि मुझे कहीं पर काम दिला दीजिए, या फिर मेरी सैलरी भी कम थी, मुझे डर भी लगता था कि मेरी वजह से कोई काम गलत ना हो जाए। तो ये जो सारी चीज़ें जो मैंने बताई है वो सब चीज़ें मैंने पर्सनली भी फील की है, लेकिन इनकी वजह से मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें मेरे साथ में हुई लेकिन मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ। और आज मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं कि आज मैं अकाउंटिंग का काम भी कर रहा हूं। 30 से 35 पार्टियों का अकाउंटिंग का काम कर रहा हूं और आप लोगों को सिखा भी रहा हूं। तो आज मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं। अगर मैं भी आपकी तरह डीमोटिवेट हो जाता तो मैं भी आज एक कंप्यूटर ऑपरेटर ही होता। तो मेरे यहाँ तक पहुँचने की वजह क्या क्या थी, वो कौन कौन से पॉइंट थे जिनकी वजह से मैं मोटिवेट हुआ, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। ये अब आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है, अपने दिलो दिमाग में फिट कर लेना है अगर आप फ्यूचर में अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। पहला पॉइंट है जिद्दी बनो, यानी बी कॉन्फिडेंस। जिद्दी बनने से मेरा ये मतलब है कि आपको अपने दिमाग में ये बात बैठा लेनी है कि मुझे फ्यूचर में जाकर के अकाउंटेंट ही बनना है। अब अगर आप इस लाइन में अकाउंटेंट बनने तक अगर आपको 100 बार ठोकर लगे, 100 बार आप गिर भी जाओ, तो आपको 100 बार उठना है और वापस दोबारा आगे बढ़ना है। और जिद्दी बनने से ये मतलब है कि जब हमने सोच लिया है कि मुझे अकाउंटेंट बनना है तो बनना है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा जिद्दी हूँ। जिस वक्त मैंने कोर्स शुरू किया था उसके बाद में तो ना मुझे भी कहीं पर काफ़ी टाइम तक जॉब नहीं मिली, ना मुझे किसी से हेल्प मिली, लेकिन मैं जिद्दी था। मैंने ये दिमाग में बैठा लिया था कि मुझे अकाउंटेंट बनना है तो बनना है। तो ये जिद भी आपको अपने दिल में रखनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफाई योर क्वालिटी। आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको पहचानो। मेरे अंदर ये क्वालिटी है कि मैं जो सोचता हूँ कि मुझे ये काम करना है तो मैं कर लेता हूँ। तो अपने अंदर की जो क्वालिटी है उसको आपको पहचानना पड़ेगा। अब अगर आपने टैली ERP9 का कोर्स शुरू किया है तो कुछ सोच के शुरू किया होगा, यानी आपको लगता होगा कि मैं अकाउंटेंट बन सकता हूँ, इसलिए आपने टैली ERP9 का कोर्स किया है। और जब आपने सोचा है कि आपको लगता है कि मैं अकाउंटेंट बन सकता हूं तो आप बन सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी देखिए एक बात आती है कि ऐसा नहीं है कि आप जिद करके किसी बिल्डिंग के ऊपर चले जाओ और वहाँ से कूद जाओ कि मैं हवा में उड़ूंगा। तो देखिए, हवा में उड़ना अपनी क्वालिटी में नहीं है। तो आपकी क्वालिटी होनी चाहिए कि आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अकाउंटेंट बन सकते हो। और अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है कि आप बन सकते हो तो आप अकाउंटेंट बन सकते हो। आपको अकाउंटेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब जो पहला डिमोटिवेट पॉइंट है काम नहीं मिलना,
वो मैं आपको बताता हूं कि आपको काम कहां पर मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि भाई टैली ARPN का कोर्स कर लिया लेकिन कहीं पर स्कोप नहीं है, या अकाउंटेंट की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, या अकाउंटेंट की ज़्यादा डिमांड नहीं है। आप ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो मैं आपको बताता हूं कि अकाउंटेंट का काम कहां पर मिलेगा। आपको मैं आगे एक वीडियो बता रहा हूं, पहले आप उस वीडियो को देखिए। अगर आप किसी शहर में रहते हैं, चाहे वो छोटा ही शहर हो, तो आपको अपने पास बहुत सारी ऐसी दुकानें देखने को मिल जाएगी, जैसे मोबाइल का शोरूम है, कपड़े की दुकान है, कंप्यूटर्स की दुकान है, वॉल पेंट्स की कोई दुकानें हैं, मेडिकल है, आपके आसपास कई पेट्रोल पंप हैं, टायर एजेंसीज हैं, होम अप्लायंस का सामान है जैसे AC, TV वगैरह। इसी तरह आसपास में फाइनेंस कंपनीज भी हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें भी हैं, आसपास में जूतों की दुकानें भी हैं। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि बहुत ही कम डिस्टेंस में आपको बहुत सारी दुकान या बहुत सारे व्यापार लोग करते हुए दिख जाते हैं। तो आपके आसपास अकाउंटेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अकाउंटिंग का काम बहुत सारा मिल जाएगा। तो ये वीडियो जो मैंने आपको बताया है, ये मेरे शहर का जो मुख्य मार्केट है उसकी केवल एक गली का वीडियो है। यानी मैंने केवल 2 मिनट का एक वीडियो बनाया है, जिसमें मार्केट में जो भी दुकानें आती हैं उन सभी दुकानों को 1 बाय 1 मैंने आपको बताया है। यानी आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ पर बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, स्पोर्ट्स आइटम होते हैं, पेट्रोल पंप होता है, या बुक डिपो होता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे बिजनेस हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापार हैं जो चल रहे हैं और उन सभी को अकाउंटेंट की ज़रूरत है। एक बात याद रखिए कि ये जो दुकानें मैंने आपको बताई है उसकी तुलना में अकाउंटेंट जो है बहुत ही कम है। इसी वजह से तो एक अकाउंटेंट को 30 से 40 पार्टियों का काम मिल जाता है। तो ये तो मैंने केवल एक गली का बताया है। इस तरह पे पूरा जो भी मार्केट है वो तो बाकी है। वहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं, कुछ छोटी दुकानें हैं, कुछ बड़ी दुकानें हैं, जहाँ पर सबको अकाउंटेंट की ज़रूरत है। तो आप ये मत सोचिए कि अकाउंटेंट की वैल्यू नहीं है या अकाउंटेंट की डिमांड नहीं है। अकाउंटेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, और जब से GST लगा है तब से तो अकाउंटेंट की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई है। अगला पॉइंट है मार्केटिंग एक्सपीरियंस। अब देखिए, आपके साथ में ये प्रॉब्लम जरूर आएगी, ये प्रॉब्लम सबके साथ में आती है कि आपके भी आसपास में इस तरह की दुकानें मिल जाएगी। तो क्या आप उस दुकान में जाकर के सीधा ये बोल सकते हैं कि भाई मुझे अकाउंटेंट का काम चाहिए? तो ऑब्वियसली जो दुकानदार है वो एक्सपीरियंस डिमांड करता है। वो ये पता लगाता है कि आप कहाँ पर काम करते हो, किस तरह काम करते हो। एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, और हमें भी ये जानना ज़रूरी होता है कि कहीं पर भी अगर काम लेते हैं तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, क्या क्या देखा जाता है, बिल किस तरह के होते हैं, कोई भी एंट्री किस तरह की जाती है। तो ये प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस होता है उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि हमें एक्सपीरियंस की जो है कमी होती है। अब ये मार्केटिंग का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको मेरे आने वाले जो टॉपिक होंगे उन सब में मैं आपको मार्केटिंग का एक्सपीरियंस भी दूंगा। यानी अगर आप फर्स्ट टाइम किसी दुकान में या किसी भी कंपनी में जाकर के अकाउंटिंग का काम करते हो तो आपको कम से कम जवाब देना आना चाहिए। यानी क्या क्या चीज़ें हो सकती है कि आपको पूछी जाएगी और आपको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मार्केटिंग का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो मैं आपको आने वाले टॉपिक में दूंगा, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, यानी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि आपको काम कैसे मिलेगा। यानी आप किसी सिटी में रहते हैं तो इस तरह की आपको बहुत सारी दुकानें दिख जाएगी, और ऑब्वियसली बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ पर हर किसी को अकाउंटेंट की ज़रूरत है। तो मैंने दुकानें बता दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए वो बैठे तैयार है कि आप आ जाओ हम आपको जॉब पर लग लेंगे। लेकिन आपको काम कैसे मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ, और इस पॉइंट को आपको थोड़ा गौर से सुनना है। आपको काम पर कोई भी नहीं रखेगा, आपको घुसना पड़ेगा। अब मैं आगे जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आप पहली बार कहीं पर भी काम करोगे तो आपको कोई भी काम पर नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यापारी या कोई भी दुकानदार को एक एक्सपीरियंस अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि देखिए, वो सारी इंफॉर्मेशन
उस अकाउंटेंट के साथ में शेयर करता है। यानी उस व्यापारी के हर एक इंफॉर्मेशन अकाउंटेंट के पास रहती है कि इसके पास में कितना बैंक बैलेंस है, कितना कैश बैलेंस है, कितना माल खरीदता है, कितना बेचता है, कितना प्रॉफिट आता है, कोई आइटम कितने रुपए का आता है। ये सारी इंफॉर्मेशन वो अपने अकाउंटेंट के साथ में शेयर करता है। तो कोई भी व्यापारी हो उसको एक ऐसे अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी जो एक एक्सपीरियंस्ड भी हो और जो भरोसे के लायक हो। यानी आप किसी भी दुकान में जाकर के खड़े होकर के ये नहीं कह सकते कि मैं अकाउंटेंट का आपके यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, तो वो आपको अकाउंटिंग का काम नहीं देगा। ये है क्लियर बात। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको घुसना पड़ेगा। आपको कोई भी अकाउंटेंट नहीं रखेगा, आपको घुसना पड़ेगा। आपको केवल एक पार्टी के यहाँ पर अकाउंटिंग का काम शुरू करना है, कोई भी एक पार्टी। मैं ये नहीं कहता कि आपको सीधा ही कोर्स करने के बाद में 10 या 20 पार्टी के यहाँ पर जाकर के काम करना है। केवल एक पार्टी के यहाँ से आपको काम शुरू करना है। अब वो पार्टी कौन सी होगी मैं वो भी आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट आप किसी बड़ी कंपनी में या बड़ी दुकान में या जिसके लेन देन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर मत जाइए। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि जहाँ पर बड़ा लेन देन होता है, बड़ा काम होता है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो उस दुकान में मत जाइए, उस दुकान का अकाउंटिंग का काम मत करिए। देखिए कुछ दुकानें ऐसी भी होती है जहाँ पर टर्नओवर कम होता है, यानी साल का 10 लाख 20 लाख या 30 लाख रुपए का माल ज़्यादा से ज़्यादा बेचते हैं, तो वहाँ पर भी अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी कोई पार्टी की तलाश कीजिए जिसका टर्नओवर कम हो, और अगर जहां पर आप काम करते भी हो तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। ये तो थी पहली बात। दूसरी बात, आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, जैसे मैंने हेल्प ली थी। अब इस पॉइंट को भी आप थोड़ा ध्यान से और गौर से सुनिए। जब मैंने टैली ERP9 का कोर्स कर लिया था तब मुझे भी काम की ज़रूरत थी। जब मैंने खुद मार्केट में कई जगह पर काम ढूंढा तो मुझे काम नहीं मिला। उसकी मेन रीज़न यही है कि हर कोई व्यापारी हर किसी को अकाउंटेंट नहीं रख सकता, उसको एक भरोसे के लायक और एक्सपीरियंस अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने क्या किया कि मेरा एक दोस्त है जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी पहचान है, यानी वो मार्केट में कंप्यूटर सर्विस का काम देता है, तो उसका जगह जगह आना जाना लगा रहता है। तो मैंने उसको बोला कि मुझे केवल एक पार्टी का, किसी भी पार्टी का अकाउंटिंग का काम मुझे दिला दे। यानी मैंने उसकी हेल्प ली और मेरा वो अच्छा दोस्त था। अब क्योंकि वो एक कंप्यूटर सर्विस का काम करता था तो मैंने उसको बोला कि मुझे कहीं पर भी, जहाँ पर तेरा इतनी जगह आना जाना है, तो मुझे कहीं पर भी एक अकाउंटिंग का काम दिला दे। तो उसने मुझे एक जगह पर काम दिलाया। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जहाँ पर मुझे मेरे दोस्त ने काम दिलाया वो व्यापारी उसको जानता था, यानी मेरे दोस्त को जानता था कि नहीं ये मेरा मिलने वाला है और ये अगर किसी को मेरे यहाँ पे काम लगाएगा तो किसी अच्छे बंदे को ही लगाएगा, यानी जो भरोसे के लायक होगा। तो अब उसकी वजह से मुझे एक पार्टी के यहाँ पर काम मिल गया और यही मेरी सक्सेस थी। तो आप इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आपको केवल एक ही पार्टी के यहाँ पर अकाउंटिंग का काम मिल जाता है तो आप अपने आप को ये तसल्ली दे दीजिए कि अब आप अकाउंटेंट बन जाओगे। तो इस तरह आपको भी अपने किसी दोस्त की, अपने किसी रिश्तेदार की या किसी भी जान पहचान वाले की हेल्प लेनी है और उसकी हेल्प के जरिए आपको केवल एक ही पार्टी का अकाउंटिंग का काम शुरू करना है और आगे का जो रास्ता है वो मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है कि जिस पार्टी के यहाँ पर आप काम शुरू करोगे आप उससे सैलरी डिमांड मत कीजिए। आप उसको ये बोल दीजिए कि आप जो भी मुझे सैलरी देंगे मैं उस सैलरी पर काम कर लूँगा। देखिए सैलरी की आपको शुरू में इच्छा नहीं रखनी है, क्योंकि हमारे लिए इस फील्ड में उतरना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको केवल एक ही पार्टी का काम मिल जाता है तो फ्यूचर में आपको 25-30 पार्टियों का भी काम मिलेगा। तो आपको खुद चला करके सैलरी की डिमांड नहीं करनी है। आपको यही उस सामने वाली पार्टी को आपको ये विश्वास दिलाना है कि आप जितनी भी सैलरी हमें देना चाहें मुझे दे दीजिए, मैं आपका काम एकदम अच्छे से अच्छे ढंग से करने की कोशिश करूँगा।
और नेक्स्ट पॉइंट है कि जिस पार्टी का आप काम करोगे उससे अच्छे रिलेशन बनाओ। देखिए, अगर आप मार्केट में किसी एक पार्टी के यहाँ पर अकाउंटिंग का काम शुरू करते हो तो उसके जरिए से आपको दूसरा काम भी मिलेगा और तीसरा काम भी मिलेगा। इस तरह आपके 1 से 2 पार्टी होगी, 2 से 3 पार्टी होगी और 3 से 4 पार्टी होगी। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने जिस पार्टी के यहाँ से पहला काम शुरू किया था उसकी वजह से मुझे दूसरा काम मिला और उसके बाद में तीसरा काम मिला, उसके बाद में चौथा काम मिला। तो पहली जो पार्टी होगी वो हमारा इन्वेस्टमेंट होगी, यानी आप उससे सैलरी भी डिमांड मत कीजिए। जो आपको वो सैलरी देता है वो सैलरी आप ले लीजिए और उस दुकान में आप अच्छे रिलेशन बनाइए। जो भी लोग आते हैं या जाते हैं उनसे अच्छी जान पहचान बनाइए, उनको अपने बारे में बताइए कि मैं अकाउंटिंग का काम करता हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ। आपके अगर कहीं पर भी काम की ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर संपर्क करें। तो इस तरह के आपको रिलेशन हर एक पार्टी से बनाने पड़ेंगे मार्केट में पहली पार्टी के यहाँ पर काम करने के बाद में। तो यकीन मानिए कि ये जो फॉर्मूला है वो आपको ग्रो करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आज भी अगर मुझे कहीं पर नया काम मिलता है तो यकीन मानिए कि मैं किसी भी पार्टी को डायरेक्ट जाकर के ये नहीं बोलता कि मैं अकाउंटेंट हूँ और यहाँ पर अकाउंटिंग का काम करता हूँ, आप मुझे अकाउंटिंग का काम दे दीजिए। आज भी कोई भी पार्टी ऐसे डायरेक्ट जाकर के काम मांगने से मुझे काम नहीं देती। मुझे अगर आज भी नया काम मिलता है तो वो किसी के थ्रू मिलता है। यानी जिन 35 पार्टीज का मैं काम कर रहा हूँ वो अगर पार्टी किसी को बोलती है कि ये मेरा अकाउंटेंट है, अच्छा अकाउंटेंट है, अच्छा काम करता है, आपका टाइम टू टाइम सारा काम कर देता है, तो आप इस पर काम पर रख लीजिए। मुझे आज भी किसी पार्टी के थ्रू ही नया अकाउंट का काम मिलता है। तो मैं आपको कह रहा हूं कि कोई भी व्यापारी अकाउंटिंग का काम उसी को देगा जो भरोसे के लायक होगा, यानी जो एक्सपीरियंस होगा, जो भरोसे के लायक होगा। तो देखिए दोस्तों, ये वो सारी बातें हैं जो आपको एक अकाउंटेंट बनाने में हेल्प करेगी, जिसमें सबसे मुख्य जो बात है वो यही है कि आपको केवल एक ही ऐसी पार्टी की तलाश करनी है जहां पर आप अकाउंटिंग का काम कर सकें। अब वो पार्टी चाहे छोटी दुकान हो या कोई बड़ा मॉल हो, मैं फिर आपको ये कहूँगा कि आप छोटी दुकान से शुरू कीजिए ताकि आपको वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, आप आसानी से अकाउंटिंग का काम कर सकें। और कम से कम 4 या 5 महीने अगर आप वहाँ पर अकाउंटिंग का काम कर लोगे तो धीरे धीरे आपको मार्केटिंग एक्सपीरियंस भी होने लग जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये चीज़ जो है वो आपको ही करनी पड़ेगी। केवल एक पार्टी के यहाँ पर आपको पार्ट टाइम अकाउंटिंग का काम करना ही पड़ेगा। और आपको अगर एक काम मिल जाता है उसके बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना है। 1 बाय 1 आपके एक से दूसरी पार्टी होगी और दूसरी से तीसरी पार्टी भी होगी और तीसरी से चौथी पार्टी भी आपको मिलेगी। और बाकी जो मार्केटिंग एक्सपीरियंस, जिस मार्केटिंग एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत है, जिस नॉलेज की आपको ज़रूरत है, वो मैं आपको आने वाले टॉपिक में देता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। उसमें मैं किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रखूँगा। बस ये मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी कि आपको कहीं भी एक पार्टी का अकाउंटिंग का काम ढूंढना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी पार्टी है जिनको अकाउंटेंट की ज़रूरत है। तो आप कैसे भी करके उस दुकान में घुस जाइए, बस आप अकाउंटिंग में पहला कदम रख लीजिए। आपने अगर अकाउंटिंग में पहला कदम रख लिया, आपने कहीं पर अकाउंटिंग का काम शुरू कर दिया, तो यकीन मानिए कि आप फ्यूचर में मेरी तरह अकाउंटेंट बन सकते हो। मेरी तरह आप 35 पार्टियों का काम कर सकते हो।